ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। ये लगभग 2 से 3 वीडियो लगेगा इस चैप्टर को मुझको कंप्लीट करने में, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का चैप्टर है ये आपको CSET में देखने को मिलेगा। ऑल्सो एट द सेम टाइम यू विल फाइंड इट एट CS एग्जीक्यूटिव लेवल ऑल्सो। सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय द फैक्ट दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चैप्टर है ये बहुत बहुत ज़्यादा भयानक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना है। आज के दिन बहुत भारी वर्षा जो है वो हो रहा है मेरे आसपास, और मैं कोशिश करूंगा कि इस वर्षा के टाइम में भी मैं अच्छे से ये आपको लेसन डिलीवर कर पाऊँ। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो एंड आपको कंसेप्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ पूरा कंप्लीटली समझ में आया हो, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ब्रो। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा सुनो ना एक चीज़ बबुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। देखो, तुम इमेजिन करो तुम और तुम्हारे फ्रेंड, ये है राहुल एंड ये है अजय। तुम और तुम्हारे फ्रेंड राहुल एंड अजय एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त हो, ठीक है। राहुल ने क्या किया? राहुल ने कॉन्ट्रैक्ट किया या फिर एक प्रकार का अग्रीमेंट किया अजय के साथ कि राहुल मात्र 5,000 रुपये में उसका बहुत ही बढ़िया माउंटेन बाइक जो है वो आपको अजय को सेल करेगा, ठीक है, सेल करेगा। समझ में आ रहा है? मुंह जबानी बोला, मुंह जबानी मतलब कहीं रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन अग्री किया, ठीक है। फिर ये जो सिचुएशन यहाँ पे बिल्ड हुआ कि राहुल 5,000 रुपये में अजय को साइकिल दे देगा, यही कॉन्ट्रैक्ट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अब तुम कहोगे सर पेपर में साइन नहीं किया। भाई मेरे एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में ना पेपर में साइन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी है जहाँ पे पेपर में साइन वगैरह वो मायने नहीं रखता। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने में, मतलब तुम अगर कहोगे कि सर ये जो मैंने राहुल और अजय के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं, उसको वैलिड होने में 2-3 चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज है अग्रीमेंट जो आपको ध्यान में रखना है। अग्रीमेंट मतलब राहुल भी अग्री है, अजय भी अग्री है। राहुल अग्री है कि 5,000 रुपये जो है मैं ये साइकिल अजय को दे देगा, अजय भी एग्री है कि हाँ वो 5,000 रुपये राहुल को देकर ये साइकिल उसका ले लेगा। ये है एक अग्रीमेंट, समझे। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। इन्फोर्सिएबल बाय लॉ मतलब जो लॉ में मान्यता है। किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट को अगर हम लोग लॉ में मान्यता दे देते हैं, हम लोग मानते हैं, लॉ रिकॉग्नाइज करता है, लॉ एक्नॉलेज करता है उस चीज को, तो वो वैलिड है। तो वो क्या है बताओ? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। लॉ का मान्यता का मतलब क्या होता है मैं तुमको ऑपोजिट समझाता हूं तो तुमको ये वाला समझ में आ जाएगा। पकड़ लो राहुल एंड अजय, पकड़ लो और 2 इंसान हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। इसका नाम है विकी, इसका नाम है रिकी। विकी ने रिकी को 5,000 रुपये का लालच दिया या फिर अग्रीमेंट किया कि रिकी जाके विकी का जो दुश्मन है, विकी का दुश्मन सलमान फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा सीरियसली मत लेना, तो उसको मार डालेगा। समझ में आ रहा है? मार डालेगा मतलब मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट सर। पैसा एग्री तो हुआ, विकी भी एग्री है, रिकी भी एग्री है, अग्रीमेंट तो है, लेकिन क्या वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है? क्या लॉ एक्सेप्ट करेगा इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को? एक्सेप्टेबल बाय लॉ है कि नहीं बताओ ना। हाँ जी। इस प्रकार के प्रॉमिस को क्या एक्सेप्टेंस मिलेगा लॉ में कि हाँ एक बंदा दूसरे बंदे को जो है मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है? एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। सिंपल चीज है कि कोई भी पार्टी अगर डिफॉल्ट कर गया ना, कोई भी अग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट करके कोई भी एक पार्टी अगर डिफॉल्ट कर गया, क्या कर गया? डिफॉल्ट
मतलब पैसे तो ले लिया, ये पैसे जो है ना, पैसे राहुल ने पैसे ले लिया लेकिन साइकिल डिलीवर नहीं किया, डिफॉल्ट हो गया, राहुल डिफॉल्ट हो गया। तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है इस केस को तुम कोर्ट में लेकर जा सकते हो, कोर्ट इसका समाधान करेगा। लेकिन क्या बताओ, विकी ने रिकी को मारने का क्या दिया बताओ, सुपारी, ठीक है, सलमान को मारने का सुपारी, 5,000 रुपए का सुपारी। अब क्या रिकी अगर पैसे लेकर डिफॉल्ट कर जाए, मना कर दे, बोले कि नहीं 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 हो सकता हमसे, डिफॉल्ट हो जाए, तो बताओ क्या विकी इस टॉपिक को लेकर, इस केस को लेकर कोर्ट में जा सकता है? कह सकता है जज साहब मैंने उसको पैसा दिया था किसी को मारने के लिए, टपकाने के लिए, लेकिन उसने टपकाया नहीं, पैसा ले लिया, अब मुझको समाधान लेकर दो। भैया दोनों को जेल में बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है? इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है, जो लॉ एक्सेप्ट करता है वो। तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने में दो चीज बहुत ज्यादा नेसेसरी है, एक है अग्रीमेंट, दूसरा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल होना चाहिए बाय लॉ, इन्फोर्स करवा सकते हो बाय लॉ। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट हो गया, किसी भी एक पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, तुम लॉ के माध्यम से उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हो, ठीक है, समझे? एक बार यहां से रीड करेंगे भाई मेरे। इमेजिन करो कि तुम, यू एंड योर फ्रेंड अग्री किया दैट यू विल सेल योर बाइसाइकिल टू देम फॉर 5,000 एंड दे अग्री टू बाई इट, उन्होंने अग्री किया। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, बट फॉर दिस टू बी ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट देयर आर 2 की पार्ट्स। इसको लीगलाइज होने में, इसको क्या होने में बताओ, लीगलाइज होने में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है अग्रीमेंट का होना, दूसरा है क्या वो इन्फोर्सेबल है बाय लॉ और नॉट। ये दोनों चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आ रहा है? देखो अच्छे से देखना है। दिस इज व्हेन अग्रीमेंट, दिस इज व्हेन वन पर्सन मेक्स एन ऑफर एंड द अदर पर्सन एक्सेप्ट्स इट। तो वो अग्रीमेंट हो चुका है, एक ने ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया। तो ये जो वर्ड्स है ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसको अच्छे से समझो, इसको आगे में जाके पूरा टॉपिक है इसके बारे में। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देखो ऑफर ये वाला चीज भाई मेरे, ये जो ऑफर, ठीक है, एंड एक्सेप्ट, इसके ऊपर पूरा टॉपिक है नीचे कि ऑफर किसको कहा जाता है, एक्सेप्टेंस किसको कहा जाता है। यहाँ पे तो मैंने शॉर्टकट में तुमको समझा रहा हूँ, क्रक्स में समझा रहा हूँ अच्छे से कि हाँ ये होता है, फिर आगे जाके उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ठीक है। दिस इज व्हेन एक इंसान ऑफर करता है, दूसरा इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑफर टू सेल योर बाइसाइकिल फॉर 5,000 एंड योर फ्रेंड सेज यस आई विल बाई इट। फ्रेंड ने कहा हाँ मैं बाई करूंगा, फ्रेंड भी खुश, तुम भी खुश, दोनों ने एक्सेप्ट किया, दोनों ने अग्री किया, तो ये बन जाता है अग्रीमेंट। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है, दिस मीन्स दैट इफ वन ऑफ यू डज नॉट कीप योर प्रॉमिस, इनमें से कोई भी एक अगर प्रॉमिस ना रखे तो लॉ वहां पे आ सकता है। लॉ कैन स्टेप इन टू इन्फोर्स इट। लॉ के द्वारा तुम इसको इन्फोर्स करवा सकते हो। लॉ के द्वारा तुम किसी भी एक इंसान को कंपेल कर सकते हो कि वो जो तुम उसने प्रॉमिस किया उसको वो निभाए। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में राहुल ने पैसे ले लिया था, साइकिल नहीं दिया था इसको, अजय को, अजय ने केस कर दिया। अब लॉ ने इसको प्रेशराइज किया, राहुल को प्रेशराइज किया साइकिल इसको देने में। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे मर्डर वर्डर वाला कॉन्ट्रैक्ट होता, क्या लॉ इन्फोर्स कर सोचो यार, तुम जज साहब के पास जाके बोल रहे हो कि जज साहब सुनिए ना, मैं हूँ विक्की, मैंने रिक्की को पैसा दिया था 5,000 सलमान का मर्डर करवाने में। सर पूरा मर्डर नहीं, हाफ मर्डर करवाने के लिए मैंने पैसा दिया था, उसने पैसा ले लिया लेकिन मर्डर नहीं करवाया। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप रिक्की को फोर्स करें कि सलमान का मर्डर कर दे। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। कम आउट फ्रॉम योर ड्रीम ब्रो, ये नहीं हो सकता। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ एनफोर्स नहीं करवा सकता क्योंकि वो इलीगल है, ठीक है ना, इलीगल चीज तो लॉ एनफोर्स करवाएगा, तो उन सारे चीजों को एनफोर्सेबल नहीं होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट को लीगल होने में अग्रीमेंट की जरूरत है एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ, दोनों की जरूरत है। क्या ये समझ में आ रहा है? अब तक क्लियर है कि नहीं बताओ भाई मेरे? अब तक क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? अगर क्लियर है तो यस लिख दो कि हाँ सर कॉन्ट्रैक्ट इज क्लियर। अब देखो सेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन क्लॉज 8 सेक्शन 2
Clause H of the Indian Contract Act 1872, a contract is an agreement enforceable by law. A contract क्या है? Contract is an agreement enforceable by law. क्या ये डेफिनेशन तुमको याद रख पाओगे? तुम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बवाल. आगे देखेंगे हम लोग, इसको और अच्छे से ब्रेक करेंगे. ठीक है, ब्रेकिंग इट डाउन फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. अच्छे से देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू पार्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्ट है, एक है अग्रीमेंट, दूसरा है ऑब्लिगेशन भी, लीगल ड्यूटी. क्या बताओ? लीगल ड्यूटी. अब देखो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो मैंने तुमको बताया था वो आगे जाके हम लोग और देखेंगे. देखो यहां पर तुमको मैं दिखाता हूं, ये देखो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यहां पर भी हम लोग देखेंगे. व्हाट इज ऑफर और प्रपोजल, यहां पर भी समझेंगे. उसके बाद हम लोग यहां पर भी देखेंगे व्हाट इज एक्सेप्टेंस. तो इसके बारे में डीपली यहां पे बातें किया गया है, तो सब कुछ सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे. लेकिन सबसे पहले हम लोग यहां पर आ जाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम लोग तोड़ दे, दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो वो दो हिस्सा निकलता है. कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का अग्रीमेंट है, एक प्रकार का अग्रीमेंट है. देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू पार्ट्स, एन अग्रीमेंट और दूसरा है ऑब्लिगेशन. ठीक है, दूसरा है ऑब्लिगेशन, दूसरा है ऑब्लिगेशन. अब देखो, अग्रीमेंट क्या है? दिस इज द फाउंडेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. इट इन्वॉल्व्स अ प्रपोजल मतलब ऑफर, और दूसरा एक्सेप्टेंस. एक बंदा ऑफर करता है और दूसरा बंदा, एक बंदा क्या करता है भाई मेरे? एक बंदा करता है ऑफर, दूसरा बंदा करता है एक्सेप्टेंस. तो तब जाके एक अग्रीमेंट कंप्लीट होता है. ठीक है, अग्रीमेंट कंप्लीट होता है. और ऑब्लिगेशन भी अराइज करता है. मतलब ये है कि अगर पकड़ लो, यहां पे देखो, राहुल ने एंड अजय ने अगर अग्रीमेंट किया जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है. इन्फोर्सेबल तब होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल तब होगा जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो. तो इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, वो इन्फोर्सेबल बाय, ये कंडीशन भी फुलफिल, अग्रीमेंट का कंडीशन भी फुलफिल, दोनों कंडीशन फुलफिल. ठीक है, मतलब दोनों अग्री कर रहे हैं. अगर दोनों अग्री कर रहे हैं, क्या दोनों के ऊपर एक लीगल ड्यूटी बनता है कि नहीं? बताओ. कि हाँ, एक बंदा दूसरे बंदे को 5,000 देगा और एक बंदा, ये वही बंदा 5,000 के बदले उसको उसका साइकिल दे देगा. ये क्या है? एक प्रकार का लीगल ड्यूटी है ना. तो यही यहाँ पे बता रहे ऑब्लिगेशन है. आफ्टर द अग्रीमेंट, आफ्टर देखना भाई मेरे, आफ्टर द अग्रीमेंट द लॉ स्टेप्स इन एंड सेज नाउ बोथ ऑफ यू आर बाउंड टू कीप योर प्रोमिसेस. लॉ आके बोलता है कि दोनों जो है, अग्रीमेंट हो गया, उसके बाद क्या कहता है लॉ? कहता है कि भैया तुम्हारा अब एक ये जो प्रॉमिस है उसको फुलफिल करने का ड्यूटी आ चुका है, लीगल ड्यूटी आ चुका है. इफ वन पार्टी डजंट फुलफिल्स देयर प्रॉमिस, द अदर पार्टी कैन टेक लीगल एक्शन. जैसे ही तुम्हारा एक्सेप्टेंस हो चुका है, तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो किसी भी एक पार्टी ने अगर उसका लीगल ड्यूटी फुलफिल नहीं किया, फुलफिल देयर प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस जो है वो फुलफिल नहीं किया. प्रॉमिस क्या? वही प्रॉमिस कि हाँ तू मुझको 5,000 देगा, मैं तेरे को साइकिल दूंगा. समझ में आ रहा है? तो लॉ आके ये एक्शन ले सकता है, कैन टेक लीगल एक्शन, क्योंकि ये एक प्रकार का लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है. ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है. क्या ये समझ में आ रहा है? अब देखो अच्छे से. एग्जाम्पल टू क्लैरिफाई. सिनेरियो 1, A says to B, I will sell you my laptop for 20,000 and B agrees. A ने, ये भाई मेरे, ये जो भाई है इसने B को, ये है A, ये है B. A फॉर अतुल, B फॉर बाईचुंग भूटिया. अच्छा, ये जो A है, A ने B को लैपटॉप सेल करने का क्या किया बताओ? अग्रीमेंट किया. आई विल सेल माई लैपटॉप फॉर 20,000 एंड बी ने अग्री किया. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक ऑफर है, यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस है, और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है. ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ. ऑफर, ए ने बी को ऑफर किया कि मैं लैपटॉप तुझको सेल करूँगा. बी ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, मैं 20,000 रुपये उसके बदले दूंगा. और दोनों जो है वो लीगल है और क्या बताओ, लीगली इन्फोर्सेबल है बाय लॉ. समझ में आ रहा है? इसलिए क्या बताओ, ये क्या है? ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है. क्या है कि नहीं बताओ? हाँ. सिनेरियो 2 में देखो, सिनेरियो 2 में ए promises to take B to lunch but later cancels.
दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने मेरे फ्रेंड, पकड़ लो, मैंने मेरे फ्रेंड अतुल को बोला कि चल भाई मैं पार्टी दूंगा परसों, ठीक है, बाद में मैंने कैंसिल कर दिया, बाद में मैंने कैंसिल कर दिया। तो वो कह रहा है वो सीधा चला गया पुलिस स्टेशन, बोला कि कॉन्ट्रैक्ट किया था इसने मेरे साथ, बोला कि पार्टी देगा, लेकिन फिर कैंसिल हो गया। तो इसका उत्तर ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन बनता ही नहीं। ये एक प्रकार का सिर्फ सोशल अग्रीमेंट है, और सोशल अग्रीमेंट के बारे में हम लोग आगे जाके और अच्छे से सब समझेंगे। सोशल अग्रीमेंट होता क्या है? अगर सोशल अग्रीमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है? और अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनता तो इसके ऊपर कोई केस भी नहीं बनता, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ना तो लीगल ऑब्लिगेशन है, ना तो लीगल ऑब्लिगेशन है, ना तो तुम कोर्ट में जाके कह सकते हो कि उसने प्रॉमिस किया था मेरे को लेकर जाएगा वगैरह वगैरह ना। और एक प्रकार से ये एक सोशल अग्रीमेंट है। सोशल अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अब सब सारे एग्रीमेंट्स देखो, मैंने इसलिए यहाँ पर तुमको एक लाइन मैं अभी बताना चाहता हूँ जो एग्जामिनेशन में बहुत बहुत तुमको मदद करेगा। वो लाइन ये है कि ऑल contracts are agreements, but not all agreements are contract। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो अग्रीमेंट जरूर है, सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना भाई मेरे, सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अग्रीमेंट जरूर है, लेकिन हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि अग्रीमेंट में सोशल अग्रीमेंट भी आ जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही नहीं। मैंने तेरे को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को लंच का ट्रीट दूंगा, लेकिन वो तो सोशल अग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। समझ में आ रहा है? लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है, क्योंकि विदाउट अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। तुमको कॉन्ट्रैक्ट अगर करना है तो सबसे पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि दोनों पार्टीज अग्री होने होंगे, दोनों पार्टीज अग्री होने होंगे, अग्रीमेंट होने करेंगे वो लोग। सबसे पहले वो अग्री होंगे, दोनों अग्री हो गए तो वो अग्रीमेंट हो गया। समझ में आ रहा है ना? इसलिए हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जरूर है, लेकिन हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे सोशल अग्रीमेंट, जो मैं तेरे को ट्रीट दूंगा, जो मैंने बोला था, मैंने जो बोला था कि तुमको मैं ट्रीट दूंगा, समझ में आ रहा है, वो किसी भी प्रकार से एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता मेरे ऊपर। इस कारणवश ये एक सोशल अग्रीमेंट बन जाता है एंड वो लीगल नहीं होता। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्या इतना समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, इतना समझ में आ रहा है? ओके, अब तक हम लोगों ने क्या सीखा एक बार देखेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जाना, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानने के टाइम पे हम लोगों ने लीगल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी सीखा। लीगल कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने ये सीखा कि कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब वो वहां पे एक्सेप्टेंस होता है, दोनों पार्टी के बीच में एक्सेप्टेंस होता है। दूसरा, वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, तब वो बन जाता है लीगल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? ये है लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सेप्टेंस के बारे में हम लोगों ने ये सीखा, एक्सेप्टेंस के बारे में हम लोगों ने ये सीखा कि यहां पे ऑफर होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि एक पार्टी ऑफर कर रहा है, दूसरा पार्टी एक्सेप्ट कर रहा है। एक पार्टी ऑफर किया जा रहा है, ऑफर कर रहा है, और दूसरा पार्टी एक्सेप्ट कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस। विदाउट एन ऑफर कोई एक्सेप्टेंस बनता नहीं है।
विदाउट एनी ऑफर एक्सेप्टेंस का एग्जिस्टेंस नहीं है। ऑफर आएगा तभी एक्सेप्टेंस आएगा। अगर कोई तुमको ऑफर नहीं कर रहा है तो तुम एक्सेप्ट क्या करोगे? ठीक है, देखो अग्रीमेंट में जो हम लोगों ने देखा, ऑफर है एंड एक्सेप्टेंस है। विदाउट एनी ऑफर देयर इज नो अग्रीमेंट, इस बात का ध्यान रखें। और जो एक हम लोगों ने सीखा है कि एक बार एक्सेप्टेंस हो गया, एक बार एक्सेप्टेंस जो है वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर तुम्हारे ऊपर आ जाता है लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है। लीगल ऑब्लिगेशन आने से क्या होता है कि कोई भी वन पार्टी, ये पार्टी 1 ये पार्टी 2 अगर डिफॉल्ट कर जाए, क्या कर जाए? डिफॉल्ट मतलब जो उन्होंने प्रॉमिस किया एक दूसरे के बीच में, एक कॉन्ट्रैक्ट का, एक अग्रीमेंट का प्रॉमिस हुआ था, किसी ने भी एक ने डिफॉल्ट कर दिया तो ये बंदा कोर्ट के मदद से, कोर्ट के हेल्प से इसको फोर्स कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में। क्या ये समझ में आ रहा है? एनफोर्सेबल बाय लॉ है। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। लीगल ऑब्लिगेशन पार्टी 1 के ऊपर भी क्रिएट होता है, पार्टी 2 के ऊपर भी क्रिएट होता है। पार्टी 1 ने अगर लीगल ऑब्लिगेशन फॉलो नहीं किया तो पार्टी 2 कोर्ट के हेल्प से पार्टी 1 से लीगल ऑब्लिगेशन को एग्जीक्यूट करवाएगा। उसका जो भी प्रॉमिस था वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, वो उसको कंप्लीट करवाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोर्ट आ सकता है, यहाँ पे कोर्ट का मदद तुम ले सकते हो एक बार लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर क्रिएट हो गया तो। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत पेपर वर्क लगता होगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने में। हाँ लगता है, लेकिन पता है क्या, अगर तुम फोन के ऊपर भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, उसको भी हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। कोई भी बंदा अगर तुमको फोन में प्रॉमिस किए, तुमने ऑफर किया उसने एक्सेप्ट किया, या फिर उसने ऑफर किया तुमने एक्सेप्ट किया, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओवर द फोन भी बन जाता है भाई मेरे। लास्ट टॉपिक मतलब यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया है इसका लास्ट टॉपिक होगा कॉन्ट्रैक्ट ओवर द टेलीफोन। बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल टॉपिक। ठीक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है कि फ़ोन के ऊपर भी तुम अगर नेगोशिएट कर रहे हो, बात कर रहे हो और वहाँ पे अग्रीमेंट हुआ, एक्सेप्टेंस ऑफर किया गया, एक्सेप्टेंस हुआ, तो वो कंप्लीटली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। समझ में आ रहा है? अगर लाइन डेड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, लेकिन अगर पूरा अच्छे से बात सुनाया दिया गया फिर, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम दोनों ने रिकॉर्ड करके रखा फ़ोन कॉल कि हाँ मैंने ऑफर किया था, उसने एक्सेप्ट किया था, तो ये क्या बन जाता है बताओ? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या ये समझ में आ चुका है? एग्जाम्पल टू क्लैरिफाई, मैंने पूरा एग्जाम्पल समझा दिया, सिनेरियो समझा दिया। एक्सेप्टेंस क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, ऑब्लिगेशन क्या होता है, लीगल ड्यूटी क्या होता है, सब समझ में आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बनता है वह है व्हाट इज एन एग्रीमेंट। सर अभी तो समझे व्हाट इज एन एग्रीमेंट, नहीं भाई, हम लोग समझे व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बीच में भी हम लोगों ने एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा बहुत देखा। यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसको और ज़्यादा पढ़ना है। व्हाट इज एन एग्रीमेंट? देखो, एवरी प्रॉमिस, an agreement is defined as every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. Every promise and every set of promises मतलब एक बार नहीं 2-3 प्रॉमिस तुमने किया, ठीक है, जो कि कंसिडरेशन होता है फॉर ईच अदर। मतलब देखो, कंसिडरेशन मतलब क्या होता है कि लेन देन। अब पार्टी ए ने प्रॉमिस किया जिसके बदले पार्टी बी ने भी इन रिटर्न प्रॉमिस किया, तो कंसिडरेशन हो रहा है ना, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। पार्टी ए ने प्रॉमिस किया, पार्टी बी ने प्रॉमिस किया, और ये प्रॉमिसेस बहुत सारे हो सकते, एक साथ एक भी प्रॉमिस हो सकता है, बहुत सारे प्रॉमिसेस हो सकते हैं। दोनों ने प्रॉमिस किया, एक ने ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, एक ने एक्सेप्ट किया, दूसरे ने ऑफर किया, ठीक है, वो क्या बन जाता है? अग्रीमेंट। In simple terms, an agreement is a promise or set of promises exchanged between two or more parties
इट इज क्रिएटेड व्हेन वन पार्टी मेक्स अ प्रपोजल मतलब ऑफर एंड द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स इट। ठीक है, एक पार्टी ने ऑफर किया, दूसरे पार्टी ने एक्सेप्ट किया, तो क्या बन जाता है? अग्रीमेंट बन जाता है। हाउ डज एन अग्रीमेंट वर्क? एन अग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन अ प्रॉमिस। बट व्हाट इज अ प्रॉमिस? अगर हम लोग पूछे सर प्रॉमिस 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 व्हाट इज अ प्रॉमिस? प्रॉमिस का मतलब होता है व्हेन द पर्सन टू हुम अ प्रपोजल हैज मेड एक्सेप्ट्स इट। मतलब कि मैंने तुमको प्रपोज किया, प्रपोज मतलब वो वाला प्रपोज नहीं, मतलब नॉर्मल कुछ भी प्रपोजल जो है मैंने तुम्हारे सामने रखा एंड तुमने उसको एक्सेप्ट किया, तो ये एक बन जाता है प्रॉमिस। एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है? प्रॉमिस। ठीक है, देखो फिर से देखो, व्हेन द पर्सन टू हुम अ प्रपोजल इज मेड, पकड़ लो, पार्टी ए एंड पार्टी बी। पार्टी ए ने पार्टी बी को प्रपोज किया, ठीक है, वो गुलाब लेके प्रपोज वो वाला नहीं, ये ऑफर किया, प्रपोज और ऑफर कह सकते हो। जब ये पार्टी जिसको ऑफर किया गया है, व्हेन द पर्सन टू हुम अ प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल किया गया हो वो जब एक्सेप्ट कर लेता है, ए ने एक्सेप्ट कर लिया, द प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस। ये जो प्रपोजल है ये बन जाता है प्रॉमिस। ठीक है, पार्टी ए ने पार्टी बी को प्रपोज किया, ऑफर किया, पार्टी बी ने एक्सेप्ट किया, बन जाता है प्रॉमिस। क्या ये समझ में आ रहा है? सो एन अग्रीमेंट इज एसेंशियली द सम टोटल ऑफ एन ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस। तो अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर करना प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या बताओ? अग्रीमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई मेरे? दिक्कत होने से कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। अब अगर मैं तुमको कहूं कि व्हाट इज एन ऑब्लिगेशन ब्रो? ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है सर? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, और इस केस में तो भैया लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी एंड ड्यूटी के बीच में बहुत डिफरेंस है। ड्यूटी मतलब तुम्हारा ये कर्तव्य है, लीगल ड्यूटी मतलब जो इन्फोर्स किया जा सकता है, जो ड्यूटी इन्फोर्स किया जा सकता है बाय लॉ। अब देखो, एन ऑब्लिगेशन इज अ लीगल ड्यूटी टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट वन हैज प्रॉमिस्ड टू डू और नॉट टू डू। सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखो, कोई भी इंसान जब प्रॉमिस करता है ना, वो दो प्रकार का प्रॉमिस हो सकता है। एक है करने का, टू डू, दूसरा है ना करने का, नॉट टू डू। एग्जाम्पल के एग्जाम्पल समझाओ, बहुत इजी एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, टू डू मतलब तुमने प्रॉमिस किया तुम कल सुबह से 30 मिनट्स रोज एक्सरसाइज करोगे, ये करने का प्रॉमिस है। एक्सरसाइज करोगे, ये करने का प्रॉमिस है कि तुमको करना है। तुमने और एक प्रकार का प्रॉमिस कर सकते हो ना करने का, कि तुम कल से मोबाइल पे शॉर्ट्स नहीं देखोगे। डू नॉट वॉच शॉर्ट्स। समझ में आ रहा है? तो प्रॉमिस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एक करने का, दूसरा है ना करने का। तो यहां पर जो यहां पे बताया गया ना, टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग, इसका मतलब होता है, टू डू का मतलब होता है करने का, abstain फ्रॉम डूइंग का मतलब शॉर्टकट में, लेमन्स टर्म में, नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, दैट वन हैज प्रॉमिस्ड, जो एक इंसान ने प्रॉमिस किया, टू डू और नॉट टू डू। It arises from an agreement between two parties when one party makes a promise and the other party accepts it. This creates a binding duty that the recognized and the enforced by law. ठीक है, जो रिकॉग्नाइज भी होता है एंड एनफोर्स भी होता है बाय लॉ, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया? एक्सेप्टेंस किया, एक्सेप्टेंस हुआ, किसी ने ऑफर किया, किसी ने एक्सेप्ट किया, तो क्या बन चुका है? प्रॉमिस। और ये जो प्रॉमिसेस है ये क्या है बताओ? रिकॉग्नाइज्ड है। जो प्रोमिसेस रिकॉग्नाइज्ड है एंड एनफोर्सेबल है बाय लॉ, उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन लग जाता है। एक होता है मॉरल ऑब्लिगेशन, दूसरा होता है लीगल ऑब्लिगेशन। दोनों के बीच में डिफरेंस समझो फटाफट। मॉरल ऑब्लिगेशन
लीगल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन एंड लीगल ऑब्लिगेशन, दोनों के बीच में समझो। मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब अगर तुमने किसी प्रकार का प्रॉमिस किया, ऑब्लिगेशन तो प्रॉमिस होने से ऑब्लिगेशन होता है, राइट। तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन, तुम कब ऑब्लाइज्ड होते हो, जब तुम कोई चीज प्रॉमिस करते हो। प्रॉमिस, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, लीगल ऑब्लिगेशन में लीगल ड्यूटी आता है और मॉरल ऑब्लिगेशन में सिर्फ ड्यूटी आता है। तुमने प्रॉमिस किया अपने भाई को, यंगर ब्रदर को, तुम उनको एक साइकिल खरीद के दोगे। प्रॉमिस किया तुमने, तुम्हारे भाई ने एक्सेप्ट किया, बोला यस यस नो प्रॉब्लम प्लीज गिव, एक्सेप्ट किया, ठीक है। और तुम साइकिल खरीद के नहीं दिया, पकड़, तुमने बोला था मार्च में मैं पक्का खरीद के दूंगा, लेकिन तुम नहीं दे पाए फॉर सर्टेन रीजंस, तो क्या भाई तुम्हारे ऊपर केस कर सकता है? नहीं, क्योंकि एक मॉरल ड्यूटी था, मॉरल ऑब्लिगेशन था, ठीक है। और सर तो फिर कौन से वाले लीगल ड्यूटी बन जाते हैं, कौन से वाले चीज़ों के ऊपर हम लोग प्रॉमिस कर सकते हैं? जो लॉ में एक्सेप्टेंस है, जो लॉ बोलता है, जो लॉ के अंदर वो उसको एज ए लीगल ऑब्लिगेशन या फिर लीगल ड्यूटी के हिसाब से मान सकते हैं, वो बन जाता है लीगल। समझाता है? नहीं समझाता है मैं तुमको समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं मेरे पास, कोई टेंशन नहीं लेना। देखो, when two exchange of promises, when two or more parties exchange promises, they create obligation. For example, A agrees to sell his car to B for 10 lakh rupees. A is obliged to deliver the car to B and B is obliged to pay 10 lakh rupees to A. ठीक है, ये क्या बन जाता है? obligation. Legal recognition होता है. The obligation must be recognized by law. This means that if one party fails to fulfill their obligation, the other party can seek legal remedies. मतलब जहाँ पे लॉ जो है, जहां पे लॉ किसी भी प्रकार के ऑब्लिगेशन को, ड्यूटी को, किसी भी प्रकार के ड्यूटी को अगर लीगल बता दे, लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ड्यूटी बता दे, जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ है, इनफोर्सेबल बाय लॉ है। जैसे कि मैं तुमको समझाता हूं, जो इनफोर्सेबल बाय लॉ है भाई मेरे, मतलब जैसे मैंने तुमको मर्डर वाला नहीं समझा था, हाँ जी, मर्डर वाला वो तो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन क्या मैंने तुमको प्रॉमिस किया कुछ सेल करने के लिए, क्या वो इनफोर्सेबल बाय लॉ है? हाँ, क्योंकि मैंने सेलिंग का प्रॉमिस किया था, मैंने पैसा जो है वो ले लिया तुमसे, लेकिन मैं प्रोडक्ट तुमको नहीं दे पाया, क्या वो इनफोर्सेबल बाय लॉ है? हाँ। तो ये चीजें हैं, ये डिफरेंसेस है। कुछ होते हैं मॉरल ऑब्लिगेशंस, कुछ होते हैं लीगल ऑब्लिगेशंस जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है। और जो इलीगल है वो तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता ही नहीं है, मतलब लॉ के माध्यम से तुम उसको लागू कर ही नहीं सकते। लॉ के माध्यम से तुम जज को जाकर बोल सकते हो कि भैया उसको मैंने मर्डर करने के लिए पैसा दिया था, क्या उसने मर्डर नहीं किया, उसको मर्डर करवाओ, फोर्स करवाओ उसको मर्डर करने के लिए। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि मैं मेरा कार तेरे को सेल करूंगा, और उसने 10 लाख रुपए ले लिया पहले से, एंड फिर वो सेल नहीं किया, उसने दिया नहीं है, तो क्या उसने जो बोला कि मैं तेरे को मेरा कार दूंगा, पैसा ले लिया लेकिन कार नहीं दिया, क्या लॉ के माध्यम से हम उसको जज साहब को जाकर बोल सकते हैं कि हाँ जज साहब, कोर्ट में जो भी जज है सर, हमारा पैसा ले लिया गया है लेकिन गाड़ी अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है सर, तो क्या ये हो सकता है? हाँ, तो वो बन जाते हैं लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है, अलग अलग वैरायटी है ना। इसको समझना होगा तुमको कि कौन सा लीगल है, कौन सा इलीगल है, समझे। इलीगल तो भैया देख के पता चल जाता है कि इलीगल ये है वो है, ये इसका कोई गुरु मंत्र नहीं है कि ये अगर रहा तो ये इलीगल है, ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं है। तुम अपने दिमाग को यूटिलाइज करके समझना होगा कौन से तुम्हारे मॉरल ऑब्लिगेशंस बनते हैं, कौन से तुम्हारे लीगल ऑब्लिगेशंस बनते हैं, समझे भाई मेरे। नेक्स्ट है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मतलब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे पता है कि ऑब्लिगेशन अगर है तो राइट्स भी रहेगा, अधिकार है ना। किसी के ऊपर ड्यूटी अगर आ रहा है तो किसी के ऊपर राइट्स, अधिकार तो आएगा ना।
कि हाँ तुम्हारा ये ड्यूटी है कि तुम मेरे को खाना पकाकर खिलवाओगे। और सुनना भाई मेरे, ये मेरा अधिकार है कि मैं बैठ के खाऊंगा। ये 2 साल का बच्चा कह रहा है अपने मम्मी को कि तुम्हारा ये ड्यूटी है कि तुम खाना पका के मेरे को, अम्मा जी तुम खाना पका के मेरे को खिलाओगी और मेरा ये अधिकार है, राइट है, मैं खाऊंगा। समझ में आ रहा है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ड्यूटी एंड राइट्स, ठीक है। ड्यूटी एंड राइट, ऑब्लिगेशन मतलब वही ड्यूटी, ऑब्लिगेशन किसी के ऊपर ऑब्लिगेशन है तो किसी के ऊपर राइट है। मतलब ए ने बी को बोला, ए का देखो, ए ने अग्री किया टू सेल हिज कार टू बी फॉर 10 लाख। ए ऑब्लिगेशन क्या है? ए डिलीवर करेगा कार बी को। बी का राइट क्या है? कि वो रिसीव करेगा कार। बी का ऑब्लिगेशन क्या है? बी का ऑब्लिगेशन ये है कि बी पे करेगा 10 लाख रुपीस। और ए का राइट क्या है? ए का राइट है वो रिसीव करेगा 10 लाख रुपीस। समझ में आ रहा है? जब कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हो तो दोनों पार्टी के ऊपर राइट एंड ऑब्लिगेशन दोनों आता है। राइट एंड ऑब्लिगेशन, पार्टी ए के पास राइट है, पार्टी ए के पास राइट है कि वो पैसा रिसीव करेगा 10 लाख का, लेकिन इसके ऊपर ऑब्लिगेशन भी है। ऑब्लिगेशन ये है कि वो कार डिलीवर करेगा। तो राइट भी बनता है एंड ऑब्लिगेशन भी बनता है ए के ऊपर। एंड बी के ऊपर क्या राइट है? बी के ऊपर राइट है कि ये कार रिसीव करेगा और ड्यूटी ये है कि 10 लाख रुपीस पे करेगा। ऑब्लिगेशन ये है कि 10 लाख रुपीस पे करेगा। समझ में आ रहा है? दोनों पार्टी के ऊपर ना राइट एंड ऑब्लिगेशन दोनों आता है। क्या आता है बताओ? राइट एंड ऑब्लिगेशन दोनों आता है सर जी। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो आज का वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूं भाई मेरे। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे अग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कौन से वो अग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे मैंने तुमको थोड़े टाइम पहले बताया था, नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। थोड़े टाइम पहले बताया था नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन से है पता करो, वो कौन से है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पता करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लेना है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम बी हैप्पी एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।